हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलम चौधरी और मैं इस चैनल के ऊपर आपको ज्योग्राफी, पीसीएस और यूपीएससी के लिए पढ़ाती हूँ। लेकिन इसी चैनल के ऊपर हम पढ़ेंगे डेली का करंट अफेयर है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर पीसीएस का हो या फिर कोई भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का हो या फिर मिलिट्री फोर्सेस का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर करंट तो पढ़ना ही होता है। चाहे 6 महीने का पढ़ो या फिर 1 साल का पढ़ो, करंट पढ़ना जरूरी होता है, ये आप लोगों को भी पता है। तो मैं इसी चैनल के ऊपर आपके लिए करंट लेकर आई हूँ और हम करंट इसके ऊपर पढ़ेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो अभी हम शुरुआत करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। नई नियुक्तियां, अभी जो नई नियुक्तियां दी हैं भारत सरकार ने, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नई नियुक्तियां विदेशों में या फिर अपने देश के अंदर दी गई हैं। तो इसमें है, पेरियासामी कुमारन बने यूके में भारत के नए उच्चायुक्त। मतलब यूके के अंदर भारत के जो नया उच्चायुक्त हैं वो बने हैं पेरियासानी कुमारन। इस ये जो नाम है पेरियासानी कुमारन, इसको आपको याद करना है कि ये कहाँ बने हैं, यूके में बने हैं और किसके बने हैं, भारत के उच्चा नए आयुक्त बने हैं। और इनकी जगह जो थे उनको ट्रांसफर करके चीन भेज दिया गया है और उनकी जगह पे इनको बनाया गया है उच्चायुक्त। राजनयिकी पेरियासामी कुमारन ने यूके में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। वे कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। वे पहले विदेश मंत्रालय में सचिव और सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। मतलब वो यूके में उच्चायुक्त होने ट्रांसफर होने से पहले विदेश मंत्रालय में सचिव और सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। मतलब 2 पोस्टिंग इनको पहले दूसरे विदेशों में मिल चुकी हैं, ये इनकी तीसरी पोस्टिंग है। उन्होंने विक्रम दोरईस्वामी का स्थान लिया। मतलब ये जो विक्रम दोरईस्वामी है, इनका स्थान इन्होंने लिया है। इनसे पहले ये जो विक्रम दोरईस्वामी थे, ये यहाँ पे थे यूके के अंदर, लेकिन अभी इनको चीन भेज दिया गया है, जिन्हें अब चीन में भारत का राजदूत बनाया गया है। और ये इनकी पिक्चर है, आप देखिए, ये है इनकी फोटो। मतलब अगर आपको पिक्चर वाइज भी आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा कि आप पहचानिए कि ये कौन है, तो भी आप आराम से पहचान सकते हो कि ये पेरियासामी कुमारन है, जो यूके में नए उच्चायुक्त अभी भारत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, सहदेव यादव बने साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष। सहदेव यादव जो वो साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन जो उसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं अभी। तो सहदेव यादव को सर्वसम्मति से साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग, सर्वसम्मति से यानी सबकी सहमति से इन्हें नियुक्त किया गया है। फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये जो नाम है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है और ये चेहरा याद रखना है, क्योंकि अगर पिक्चर वाइज भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए तो आप इस चेहरे को और इस नाम को आराम से पहचान सको कि ये इनका नाम है। मतलब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो इस तरीके से करो कि आपको किसी भी तरफ से पूछी जाए ना चीजें, तो आप उसको अच्छे से बता सको। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम स्कूल के जैसा नहीं होता है कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दे दिया गया और आपने उसका आंसर लिख दिया कि हाँ, ये आंसर हमें स्कूल में मैडम ने बताया था और यही आएगा एग्जाम के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं होता। और किधर से भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है। मतलब पिक्चर वाइज भी पूछा जा सकता है, नाम दे के भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो नियुक्ति ली है साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग ने, इसके अंदर से किधर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई एग्जैक्ट ये चीज नहीं है कि आपको सीधा ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। डायरेक्ट ये चीज पूछ ली जाए, ये जरूरी नहीं है। आपको नाम दे के भी पूछा जा सकता है कि सहदेव यादव को अभी कहाँ नियुक्त किया गया है, ये चीज भी पूछी जा सकती है और पिक्चर वाइज भी पूछा जा सकता है। तो सहदेव यादव अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग के फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं। मतलब अभी ये जो प्रेजेंट टाइम में क्या क्या है, तो वो है सहदेव यादव अभी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में है। मतलब इनके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, ऑलरेडी 2 जगह कार्यभार है और ये अब इनको तीसरा दिया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष और कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं प्रेजेंट में, और ये अभी इनको तीसरा और साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब 3 जगह ये कार्यभार संभालेंगे, इतनी इनकी कैपेबिलिटी है और सम आदमी है। ये पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर वाइज भी पूछा जाए तो आप बता दो। नेक्स्ट, अब ये एक क्वेश्चन है जो एक कॉमन क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न, बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो मैं आपसे चलो पूछती हूँ कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मैं इसको आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने डाला है कि अगर एक क्वेश्चन भी दिन का आप
एक क्वेश्चन को याद करने में 1 मिनट लगती है। अगर दिन का एक भी क्वेश्चन याद करोगे तो महीने में 30 क्वेश्चन याद होते हैं। तो इससे भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। साल 6 महीने बाद में उसका आउटकम आपके लिए अच्छा निकल के आ जाता है। तो ये मैंने कॉमन क्वेश्चन डाला, जो मुझे अच्छे से पता है कि जो भी ये सेशन देख रहा है ना, वो बच्चा इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुका होगा, क्योंकि ये एक कॉमन क्वेश्चन है और ये ज्योग्राफी में भी होता है और क्लाइमेटोलॉजी में भी होता है और कॉमन है, मतलब साइंस में भी होता है, ये साइंस में भी है, तीनों जगह है ये क्वेश्चन। तो आप मुझे बताइए, तस्वीर, ये वाली जो तस्वीर है इसको देखिए आप, पहले भी कहीं देखी हुई होगी, नहीं देखी होगी तो अभी आप देख लीजिए। हाँ, तस्वीर में भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसका नाम बताइए, मतलब इनका नाम क्या है? हाँ, तो डॉक्टर सलीम अली इनका नाम है, ये प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं, और इनके अलावा और नाम दे रखे हैं डॉक्टर एम कृष्णन, डॉक्टर एस पी गोदरेज और डॉक्टर कैलाश सांखला। तो इनमें जो ये जो पिक्चर है, ये जो है डॉक्टर सलीम अली की। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड ऑफ द डे, मतलब आज के दिन का जो वर्ड है ना, वो वर्ड मतलब आज के दिन का एक स्पेशल शब्द कौन सा है। जैसे कि सभी जो अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं ना, जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन है, जैसे कि कानून और विधि का है, सभी अलग अलग प्रोफेशंस के अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, अलग अलग शब्दावली होती है। तो वो जो उस प्रोफेशंस के लोग होते हैं ना, उन्हीं को आती है, वो कॉमन आदमियों को नहीं होती है। लेकिन कुछ शब्दावली ऐसी होती है जो कॉमन आदमियों को भी आनी चाहिए है, तो सबको पता होना चाहिए कि इस शब्द का ये अर्थ है। तो इसी के आधार के ऊपर ये शब्द डिसाइड किया। आज का जो शब्द है वो ये है कि इस जो प्रेजेंट टाइम में जो वर्ड का और जो अपने इंडिया का माहौल चल रहा है ना, तो ये जो वर्ड है ये काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इस वर्ड का शब्द क्या, इस शब्द का अर्थ क्या है, ये काफी ट्रेंडिंग में है। तो ये कॉमन भी सबको पता होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस प्रोफेशन के अंदर हो उस प्रोफेशन की टर्मिनोलॉजी, सारे प्रोफेशनलों की आपको, सारे प्रोफेशंस की टर्मिनोलॉजी आपको पता हो, किसी को नहीं पता होती है। जो जिस फील्ड में होता है उसी फील्ड की टर्मिनोलॉजी सबको पता होती है। लेकिन ये जो है ये कॉमन शब्द है, कॉमन चीजें, जैसे 12th तक की जो एजुकेशन होती है ना, वो कॉमन होती है, सभी के लिए होती है, मेडिकल लाइन वालों के लिए भी होती है, एंड जो लॉ में जाते हैं उनके लिए भी होती है, जो इंजीनियरिंग में जाते हैं उनके लिए भी होती है, किसी भी फील्ड में जो साइंटिस्ट बनते हैं उनके लिए भी होती है। मतलब 12th तक की एजुकेशन जैसे जरूरी है ना, और सभी के लिए जरूरी होती है, मतलब जो किसी भी फील्ड में आगे जाके अपना कैरियर बनाए, लेकिन 12th तक उनका पढ़ना जरूरी ही होता है। तो वो बेसिक नॉलेज सभी को होना जरूरी है। वैसे ये जो वर्ड है ये बेसिक है, ये सभी को पता होना चाहिए है। तो ये जो टर्म है ये आम आदमी को बेसिक सबको पता होनी चाहिए, हाँ, स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, बाकी जो कॉमन मैन है उनको भी इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, हाँ, जो फिलहाल जो वर्ड ऑर्डर चल रहा है और जो इंडिया का ऑर्डर चल रहा है, उन सब के हिसाब से इसका शब्द पता होना चाहिए। जो आज का वर्ड, आज का शब्द ये निर्धारित किया गया है, जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, क्या है हीटफ्लेशन? हीटफ्लेशन क्या होता है? हीटफ्लेशन क्या है? हीटफ्लेशन का मतलब है बहुत ज्यादा गर्मी या हीट वेव की वजह से खाने पीने और जरूरी चीजों के दाम बढ़ना। हीटफ्लेशन मतलब जो ज्यादा गर्मी होगी इसकी वजह से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं, ये इसका अर्थ है, हाँ? फिर कारण और प्रभाव, इसका क्या कारण होता है, किस कारणों से ये होता है और इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? हाँ, कोई भी काम होता है ना, पहले उसका कारण होता है, और जब वो काम हो चुका होता है या फिर वो घटना घट चुकी होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। कोई भी घटना घटती है पहले उसका हर का कारण होता है, और वो जब घट जाती है तो उसका प्रभाव होता है। ये कॉमन है, आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे ये कि ये युद्ध हुआ, इसके कारण क्या थे, वो हो चुका, उसके बाद में उसके प्रभाव क्या पड़े। तो ये अपनी कॉमन, अपनी जिंदगी में जो अपनी साधारण जिंदगी जीते उसमें भी ये चीजें लागू होती हैं। तो उसी, ये जो अभी हमने ये जो शब्द पढ़ा हीटफ्लेशन है, उसके भी क्या कारण है और इसके प्रभाव क्या है, किन कारणों से ये शब्द आया, और फिर अगर आ चुका है तब इसके प्रभाव क्या पड़ेगा, वो चीजें पढ़ते हैं। जब लंबे समय तक तापमान अधिक रहता है तब फसलें खराब होने लगती हैं। जब ज्यादा तापमान, अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो तापमान की अति हो, चाहे वो पानी की अति हो। अगर पानी की अति होगी तो बाढ़ आएगी तो भी फसलें खराब होंगी, तापमान की अति होगी वो भी बुरी होगी, हाँ। तो अति हर चीज की बुरी होती है, यही चीज बताई गई है। और उत्पादन कम हो जाता है, हाँ, उत्पादन कम होगा, इससे बाजार में अनाज, सब्जियां और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई घट जाती है और महंगाई बढ़ने लगती है। मतलब तापमान ज्यादा होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो बाजार में उसकी सप्लाई कम होगी, अगर सप्लाई कम होगी तो फिर चीजों के दाम बढ़ेंगे। ये चीज यहाँ बताई गई, इन कारणों, यही कारण है इस शब्द के आने का। वर्तमान स्थिति, फिलहाल प्रेजेंट टाइम में इसकी स्थिति क्या है? अगर सूखा और गर्मी की वजह से इनकी पैदावार घटती है तो कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। सूखा और गर्मी की वजह से पैदावार घटती है, हाँ, कॉमन बात है, तो कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। ये चीज मैंने आपको अभी बताई कि कीमतें बढ़ेंगी, अगर बाजार में सप्लाई कम होगी तो चीजें बढ़ेंगी, दाम बढ़ेंगे, चीजों के दाम बढ़ेंगे, हैं। हाल ही में दुनिया के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। ये तो आप लोग कॉमन
देख ही रहे हो कि दिल्ली का तापमान कितना बढ़ रहा है और घट रहा है, मौसम इतना वो हो गया है कि थोड़ी देर पहले देखो तो बारिश आ रही है, थोड़ी देर बाद में देखो तो आंधी आ रही है, फिर थोड़ी देर बाद में देखो तो इतनी बुरी तरह से गर्मी पड़ रही है। जलवायु परिवर्तन का असर अब खेती, खाद्य सुरक्षा और महंगाई पर साफ दिखाई देने लगा है। जलवायु परिवर्तन ये तो मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है, नेशनल लेवल पे भी बना हुआ है और इंटरनेशनल लेवल पे बना हुआ है। इसका असर अब हमारी जो नॉर्मल जिंदगी है हर पर्सन की, उस पर भी पड़ना शुरू हो गया है, जो अब खेती, खाद्य सुरक्षा और महंगाई पर भी साफ दिखने लग गया है। और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो और ज्यादा होगा, और हमारी जो डेली की जिंदगी है उस पर भी इसका और ज्यादा असर पड़ेगा। ये चीज यहाँ बताई गई है। अब हम पढ़ने वाले और करंट, मतलब इसके अलावा और जो आज का जो और क्या चर्चा में रहा, आज का मुद्दे, खास मुद्दे और करंट अफेयर आज का क्या था, क्या क्या चीजें मुद्दे में थी, चलन में थी या चर्चा में थी, है? जलीय कृषि उत्पादों का निर्यात। जलीय कृषि उत्पादों का मतलब जल के अंदर जो कृषि हम करते हैं उनका उत्पाद है। यूरोपियन यूनियन ने संशोधन सूची में भारत को फिर शामिल किया है। यूरोपियन यूनियन ने संशोधन सूची में भारत को दोबारा शामिल किया है, पहले भी एक बार किया था। इससे सितंबर से भारत के जलीय कृषि उत्पादों में निर्यात का रास्ता साफ हो गया है। मतलब अब भारत यूरोपियन यूनियन में अपनी जो जलीय कृषि है उसके जो उत्पाद है उनको निर्यात कर सकेगा, है। खाद्य सुरक्षा नियमों के कारण भारत पहले सूची से बाहर था, मतलब खाद्य की सुरक्षा कोई मुद्दा था, उसकी वजह से पहले भारत इनकी यूरोपीय यूनियन की सूची से बाहर था, लेकिन अब वापस उन्होंने अपनी सूची में भारत को शामिल कर लिया है। 2025-26 में यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यात बाजार रहा था। 2025-26 में यूरोपीय संघ तीसरा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यात का बाजार रहा था, जहां 1.59 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। 1.59 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। सीईएल में सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन का उद्घाटन। सीईएल में सौर मॉड्यूल निर्माण का लाइन का उद्घाटन। देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप सिर्फ एज इट इज आपको याद करने होंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो शब्द हैं उनको ऐसे ही याद करना। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी सीई की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सीईएल की फुल फॉर्म है, कि गाजियाबाद इकाई में 200 मेगावाट की सौर मॉड्यूल निर्माण लाइन का उद्घाटन हुआ। 200 मेगावाट की जो सौर मॉड्यूलर निर्माण लाइन का निर्माण हुआ है। कभी विनिवेश के कगार पर रही सीईएल, मतलब कभी इसका बिल्कुल विनिवेश हो गया था, अब लाभ कमाने वाली मिनी रत्न की कंपनी बन चुकी है। यानी मिनी रत्न की जो लाभ कमाने वाली कंपनी सीईएल फिलहाल बन चुकी है। कंपनी अब सौर ऊर्जा के साथ रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार कर रही है। मतलब कंपनी सौर ऊर्जा के साथ साथ प्रेजेंट टाइम के अंदर रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक और डेटा सेंटर जैसे सेक्टरों में भी काम कर रही है, और काफी ज्यादा इसके अंदर लाभ भी इसको हो रहा है, इंप्रूवमेंट कर रही है। ये जो कभी पतन के दौर पे गुजरी थी जो कंपनी, आज वो इंप्रूवमेंट कर रही है। पीसीओएस का नाम बदलने का सुझाव। एंडोक्राइन सोसाइटी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने महिलाओं में होने वाली बीमारी पीसीओएस, पॉलीसिस्टिस ओवरी सिंड्रोम का नाम बदलने का सुझाव दिया है। किसने दिया है इसका नाम बदलने का सुझाव? तो एंडोक्राइन सोसाइटी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने। एंडोक्राइन सोसाइटी जो उसने और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने, जो महिलाओं में एक बीमारी होती है पीसीओएस, उसका नाम बदलने का सुझाव दिया है। नेक्स्ट, अब इसे केवल पीसीओ मानी पीसीओएस को अब सिर्फ पीसीओ सिंड्रोम कहा जा सकता है। इससे बीमारी को लेकर फैली जो गलतफहमियां हैं, मतलब किसी बीमारी का नाम ले दो तो वो फीमेल्स फिर डर जाती हैं कि ये चीज पता नहीं क्या है, कितनी बड़ी बीमारी है, वो अब कम होगा। कि महिलाओं में जो डर ज्यादा फैल जाता है कि कितनी बड़ी बीमारी है, क्या है, वो कम होगी इसको सिंपल सा नाम देने से। गलतफहमियां कम होंगी और इनके लक्षणों व इलाज को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। इसके जो लक्षण हैं, मतलब इस बीमारी के जो लक्षण है उनको साधारण भाषा में महिलाएं समझ सकेंगी और इनका इलाज साधारण तरीके से हो सकेगा, जिससे महिलाओं के अंदर जो ये खौफ है कि कितनी बड़ी बीमारी है वो कम हो सकेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यायिक बुनियादी ढांचा सलाहकार समिति। न्यायिक बुनियादी ढांचा सलाहकार एक समिति जो अपने चीफ जस्टिस साहब है सूर्यकांत, उन्होंने इस की अभी पहल की है, नया ही बनाया है अभी ये। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचा सलाहकार समिति बनाई है। न्यायिक बुनियादी ढांचा सलाहकार समिति सूर्यकांत जो हमारे चीफ जस्टिस हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उन्होंने इसे बनाया है। अरविंद कुमार इसके अध्यक्ष होंगे, मतलब अरविंद कुमार जो है वो इनकी अभी प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष होंगे। समिति ई कोर्ट सुविधाओं और अदालतों के ढांचे को मजबूत करने पर काम करेगी। ई कोर्ट, ये जो समिति है ई कोर्ट और सुविधाओं के
सुविधाओं और अदालतों के ढांचे को मजबूत करने पर काम करेगी। इसके लिए 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए की फंड की योजना बनाई गई है। कितनी? 40,000 से लेके 50,000 तक की फंड की योजना इसमें बनाई गई है। आज के लिए आज का ये जो करंट अफेयर है ये यहीं खत्म होता है और आप डेली का डेली करंट अफेयर पढ़ लो ताकि आप पे बाद में बर्डन ना आए। क्योंकि अगर आप इकट्ठा करते जाओगे तो अगर हफ्ते भर का या महीने भर का वो इकट्ठा हो जाता है करंट अफेयर तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिमाग पे बर्डन आ जाता है। हाँ, इसलिए आप डेली का डेली अगर 10 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो वो डेली पढ़ो आप। हाँ, तो वो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा और ईज़िली चीज़ें याद हो जाएँगी। फिर बाद में सिर्फ़ आपका रिवीज़न बचेगा, जो आप रिवीज़न करना इतना मुश्किल नहीं होता, आप ईज़िली रिवीज़न कर लोगे। तो मेरा तो यही कहना है कि आप डेली का डेली 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप डेली का डेली करंट अफेयर पढ़ें, ताकि आपके दिमाग पे बर्डन ना आए। अगर आप हफ्ते भर का या महीने भर का इकट्ठा कर लोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा और फिर बर्डन की वजह से वैसे भी कुछ नहीं पड़ा होगा। क्योंकि दिमाग जब फ्रेश होता है तो अच्छा काम करता है, जब दबाव आ जाता है दिमाग पे तो उतना काम वो नहीं कर पाता है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।